हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग की हमने डेफिनेशन कर ली हुई है ना। मार्जिनल कॉस्टिंग किसे कहते हैं, जो कि वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, है ना। और इसमें हम ये कहते हैं कि जब हम एक प्रोडक्ट अपने टोटल आउटपुट में एक प्रोडक्ट इंक्रीज करते हैं, एक यूनिट इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है, जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसे जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ये भी एक कॉस्टिंग के एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम बहुत सारे मैनेजमेंट क्या लेती है, डिसीजन लेते हैं। इसके कुछ फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं किसके, मार्जिनल कॉस्टिंग के। ठीक है, जो हमने कहाँ से निकाले हैं, जो आपने डेफिनेशन की है वही सही है। ठीक है, कुछ पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाते हैं तो आपने उसको डेफिनेशन में ऐड कर लेना है। सबसे पहले है जो मार्जिनल कॉस्टिंग में है, हम सिर्फ कौन सी कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को। हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और जो कंट्रीब्यूशन आता है उसके बेस पर हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग इस पर डिपेंड है। और इसको दो कॉस्ट को, जैसे टोटल कॉस्ट है ना, उसको दो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में बांट देते हैं। जैसे कि आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में देखा था, उसमें प्राइम कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, अलग अलग ऐसे डिवाइड किया था। यहाँ पर इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, इनसे ये मतलब है फिक्स कॉस्ट कौन सी है और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है। ठीक है, और इसमें आपको सभी को पता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है, यदि सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो उसमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं, जो कि दोनों का मिक्सचर होता है, किसका, फिक्स्ड और वेरिएबल का। तो उसको अलग अलग किया जाता है, फिक्स को फिक्स खर्चों के साथ ऐड कर दिया जाता है और वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल के साथ ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके फीचर्स हैं। सेकेंड है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। जो हम आपको बताया कि जो स्टॉक आ गया है ना, स्टॉक कहाँ आता है, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, कहाँ पर दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। जो स्टॉक है उसमें हम फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते हैं, जो भी तब तक वहाँ तक आने पर हम सिर्फ किस कॉस्ट को वैल्यूएशन स्टॉक में लेते हैं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं। जिसके कारण कि वैसे कई कहते हैं कि इससे क्या होता है, स्टॉक की वैल्यू पूरी नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि उसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही कंसिडर की जाती है ना। जो फिनिश गुड्स है उसको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर ही दिखाया जाता है। ठीक है, द वेरिएबल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक। क्यों, क्योंकि जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में जाते हैं, तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक तो ऊपर ही हो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। इसलिए जो ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे वाली आइटम है उसका तो क्लोजिंग स्टॉक में तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ठीक है, और डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, जो मार्जिनल कॉस्टिंग है इसमें हम प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, कंट्रीब्यूशन के बेस पर। कंट्रीब्यूशन यदि हम सोचते हैं कि हमें वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए, उसके बाद क्योंकि काफ़ी सारे डिसीजन लेने होते हैं ना, कि फिक्स्ड कॉस्ट यदि रिसेशन का पीरियड है, मार्केट ठीक नहीं चली हुई है, प्रोडक्ट बाय खरीदना या प्रोडक्ट मिक्स करना है या सेल मिक्स करना है, तो बहुत सारे जो ऐसे डिसीजन में प्राइस मिक्स करने के लिए, प्राइस मतलब डिसाइड करने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन के बेस पर की जाती है प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें जो मार्जिनल कॉस्टिंग में है, इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंटल वाइज और प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी इज बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। मतलब कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी हम कैसे देखते हैं, कंट्रीब्यूशन के बेस पर देखते हैं। जैसे कि आपको पहले ही बताया, सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। हम देखते हैं यदि कंट्रीब्यूशन आ रहा है, जैसे मेन टारगेट, हर जगह पहले क्या करते थे, प्रॉफिट को मेन टारगेट बनाते थे, फिर उसके बेस पर डिसीजन लेते थे कि हमने क्या करना है। पर इसमें हम मेन टारगेट प्रॉफिटेबिलिटी किसको देखते हैं, कंट्रीब्यूशन को देखते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग, जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ये भी जैसे कि एक रिपोर्ट बना ली है ना, जिसने भी कॉस्टिंग की, और मैनेजमेंट को काफ़ी सारी रिपोर्टिंग कर दी जाती है कि उसके बेस पर वो क्या ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, और जो जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग ये टेक्निक है ना, ये वर्किंग को और सारी, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग हमने की है, जॉब कॉस्टिंग की है। ठीक है, ये कहते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उनसे अलग है, लेकिन फिर भी यूज़ हो कर लेते हैं साथ में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एज फिक्स कॉस्ट एज द पीरियड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, पीरियड कॉस्ट। क्यों इसको पीरियड कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ये है कि हमने हर महीने इतनी पढ़नी है। दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोडक्ट कॉस्ट, है ना। ये आपको पता ही है कि हम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते समय, मार्जिनल कॉस्टिंग करते समय हम फिक्स कॉस्ट को कंसिडर्ड नहीं करते हैं। ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर कंसिडर्ड एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट आर ट्रांसफर। और फिक्स कॉस्ट की ट्रीटमेंट कैसे करें, कहते हैं फिक्स कॉस्ट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द पीरियड। उस साल की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिक्स कॉस्ट को ट्रांसफर कर देते हैं। आपको प्रॉफिट एंड लॉस माइंड में आ गया। ठीक है, उसके फिक्स कॉस्ट को, यदि कोई फिक्स कॉस्ट है, कहाँ ट्रांसफर कर देनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, दे आर नॉट कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर इनकम। इसको नेक्स्ट ईयर की इनकम में नहीं लिया जाता, ये ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिक्स कॉस्ट की ट्रीटमेंट कैसे करना है, हमने तो बोल दिया ना, हमने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करना है। तो फिक्स कॉस्ट का क्या करें, कहते हैं फिक्स कॉस्ट को आप सीधे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाओ,
और इसको अगले साल में नहीं लेके जाना है, ठीक है। और मार्जिनल इनकम और मार्जिनल कंट्रीब्यूशन इज नोन एज द इनकम ऑफ प्रॉफिट में, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, कंट्रीब्यूशन को। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन को हम एज ए इनकम प्रॉफिट के रूप में कंसीडर करके डिसीजन लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट इज द नेट प्रॉफिट और लॉस। जैसे कि आगे वीडियो में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कंट्रीब्यूशन माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन में हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, हम ये कहते हैं हम किसी भी लेवल पर प्रोडक्टिविटी करें, जैसे हम 1000 यूनिट बनाएं, 10,000 यूनिट बनाएं, 1 यूनिट बनाएं, ये बनाए बिना फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट मतलब ऐसे नहीं पर यूनिट कॉस्ट नहीं, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, मतलब कि फिक्स रहती है, मतलब कि उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है, कांस्टेंट रहती है। और सेलिंग एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन द सेम। और क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, जैसे कि हम कहते हैं ना किसी प्रोडक्ट, चाहे हम ये इस जंक्शन पे बैठा हुआ है मार्जिनल कॉस्टिंग, यदि हम प्रोडक्ट 10 यूनिट बेचें, लाख यूनिट बेचें, तो सेलिंग प्राइस सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, चाहे हम 10 यूनिट का सामान खरीदें, 1000 यूनिट का सामान खरीदें या 1 लाख यूनिट का सामान खरीदें, पर वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेम रहेगा और फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। ये इस जंक्शन पे चला हुआ है, ठीक है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप इज फुली इम्प्लाइड टू रिवील द स्टेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एट वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। हम क्या करते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ द आउटपुट पर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है। इसमें और इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पज़, कहते हैं कि जो ये मार्जिनल कॉस्टिंग है एक्सटर्नल पर्पज़ के लिए अच्छी नहीं है। क्यों, इसमें सिर्फ किसको कंसिडर किया गया है, वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर किया गया है और इसमें टोटल को फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया गया है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 स्टॉक है ना, जो स्टॉक है उसमें तो दोनों को कंसिडर करना चाहिए थे, फिक्स और वेरिएबल। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 2 है हमारा स्टॉक का, वो डू नॉट एक्सेप्ट द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक, वो इस मेथड को नहीं अपनाती, मार्जिनल कॉस्टिंग के मेथड को नहीं अपनाती है। ध्यान रखना, जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ रहे होंगे, इन्वेंट्री पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पर स्टॉक की वैल्यूएशन नहीं होती है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ये किस समय बहुत ही सूटेबल है, जब हमने शॉर्ट टर्म में डिसीजन लेने हो, शॉर्ट टर्म सेलिंग प्राइस डिसाइड करना हो, शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड करनी हो, शॉर्ट टर्म मेक और बाय डिसीजन लेना हो, प्रोडक्ट मिक्स करना हो, शॉर्ट टर्म के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग सूटेबल है, ठीक है। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट डाटा इज प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट। हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, कॉस्ट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग प्रेजेंट किया जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल आर कैलकुलेटेड, कॉस्ट ऑफ सेल आर कैलकुलेटेड आफ्टर टेकिंग ऑल वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे डिसाइड की जाती है, सारी वेरिएबल कॉस्ट को, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल प्रोडक्शन सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। पर वेरिएबल को कंसिडर किया जाता है सिर्फ, ठीक है, फिक्स को कंसिडर नहीं किया जाता है। मतलब फिर भी एक बारी नज़र मार लेते हैं, क्लासिफिकेशन इनटू फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। आपको बताया इसका मार्जिनल कॉस्टिंग में हम 2 भागों में बांट देते हैं, टोटल कॉस्ट को, फिक्स्ड एंड, और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक किस पर करते हैं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर करते हैं, ठीक है। और हम प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, कंट्रीब्यूशन जो आ गया सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो भी हमारे कंट्रीब्यूशन है उसके बेस पर हम प्राइस का डिसीजन लेते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी, आपको पता है प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। हम मेन प्रॉफिट जब भी कोई डिसीजन लेना है कंट्रीब्यूशन को देख के ही लेते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट को हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि, है ना, जैसे कि रिसेशन का पीरियड चला हुआ है इस टाइप से, तो इस टाइप से आपको मेन फीचर आपको पता चल गया किसके, इसके मार्जिनल कॉस्टिंग के, ठीक है। थैंक यू।